हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्धाभ्यास में शक्ति प्रदर्शन को बेताब। क्वाड चीन के उड़ेंगे होश। जी हां दोस्तों, जहां भारत दिखाएगा चीन को सबसे बड़ा आईना। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां एक शख्स ने दी है खुलेआम बड़ी धमकी। दोस्तों कह दिया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर बात नहीं किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जी हाँ दोस्तों, खुलेआम धमकी दी गई है। बताएंगे किसने ये धमकी दी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारतीय राजनयिकों को लगातार धमकियां दे रहे हैं खालिस्तानी समर्थक। कनाडा ने किया सुरक्षा देने का वादा। जी हां दोस्तों, खालिस्तानियों को लेकर भी बड़ी खबर बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली है सरकार। केंद्रीय मंत्री ने संसद में बताई सच्चाई। दोस्तों सारी जानकारियां आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्धाभ्यास में शक्ति प्रदर्शन को बेताब है। जी हां दोस्तों, जिसमें चीन के उड़ने वाले हैं होश। बता दें प्रशांत महासागर पर कब्जे की कोशिश में जुटे चीन के होश उड़ने वाले हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने प्रशांत महासागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का ऐलान कर दिया है। ये सैन्य अभ्यास 11 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में आयोजित होने वाले हैं। इसमें चारों देशों की नौसेनाएं युद्ध के अलग अलग गुण सीखेंगी। ये चारों देश क्वाड के भी सदस्य हैं, जिसका पहला मकसद इंडो पैसिफिक में खुला और मुक्त नौवहन है। तो वहीं चीन की पूरी कोशिश दक्षिण चीन सागर समेत इंडो पैसिफिक के जल क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि चाइना प्रशांत महासागर के छोटे छोटे देशों को फंसाकर वहां अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करने में जुटा हुआ है। मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका ने की थी। तब इन्हीं दोनों देशों की नौसेनाएं इस नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेती थी। 2007 में जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी से इसका विस्तार किया गया। जापान 2015 में एक स्थायी भागीदार बन गया। हालांकि उस वक्त चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने इस नौसैनिक अभ्यास से दूरी बना ली। जी हाँ दोस्तों, मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के 2 युद्धपोत HMAS ब्रिस्बेन और HMAS चार्ल्स सिडनी हार्बर में शक्ति प्रदर्शन करेगी। इसके बाद युद्धपोत लड़ाकू विमान न्यू साउथ वेल्स के तट से दूर एक अभ्यास क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। वहीं भारत के 2 विध्वंसक युद्धपोत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर चीन के होश जरूर उड़ेंगे। मालाबार युद्धाभ्यास को लेकर चीन शुरू से ही परेशान रहा है। उसे लगता है कि इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभाव को रोकना है, लेकिन यह अभ्यास किसी देश के खिलाफ नहीं है। क्वाड के सदस्य देश भी कह चुके हैं कि उनका उद्देश्य कोई सैन्य संगठन बनाना नहीं है। क्वाड के सदस्य देश खुलकर कह चुके हैं कि वह चीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन के समर्थक हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों चीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि चाइना को पता है कि ये चारों के चारों देश उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर इस शख्स ने दी खुलेआम धमकी। कहा पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर बात करे भारत, नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। बता दें हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने का आग्रह किया था। वो खासकर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत शुरू करने का अनुरोध कर रहे थे। इसी बीच एक बार फिर से भारत से बातचीत करने की बात दोहराई गई। हालांकि इस बार पाकिस्तान के अमेरिकी राजदूत मसूद खान ने जोर देकर कहा है कि बात करने से इनकार करना सभी के लिए खतरनाक परिणाम होगा। पाकिस्तानी न्यूज मीडिया डॉन ने अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत मसूद खान के हवाले से कहा है कि भारत की तरफ से बातचीत का जिक्र होना चाहिए। इसमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है। ये काम सिर्फ एक पक्ष की तरफ से संभव नहीं है। हालांकि भारत ने बातचीत फिर से शुरू करने से इनकार करते हुए इस्लामाबाद को बातचीत से पहले शांति का माहौल बनाना होगा। ये भारत ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान ने भारत से द्विपक्षीय वार्ता फिर से शुरू करने का आग्रह किया था। इस साल की शुरुआत में जनवरी में पीएम शहबाज ने दुबई स्थित एक टेलीविजन के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा था कि देश ने भारत के साथ 3 युद्धों के बाद अपना सबक सीखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब वो अपने पड़ोसी के साथ शांति चाहते हैं। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान कितना शांति चाहता है भारत के साथ वो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। हर भारतीय इस बात से अवगत है कि पाकिस्तान किस प्रकार की शांति चाहता है। वो पूरे दुनिया में अपने आप को एक शांति दूत दिखाना चाहता है, लेकिन पीठ पीछे आतंकवादी हमले भारत में करवाता और आगे भी करवाता ही रहेगा, क्योंकि किसी की आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती। बहरहाल दोस्तों, आप किस पर जो भी राय हो बताइएगा जरूर। लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा चाल चलने की कोशिश कर रहा है भारत को लेकर, लेकिन उसको नहीं पता कि भारत पूरी दुनिया को चलाता है, पाकिस्तान क्या चीज है। बहरहाल दोस्तों, इस पर मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल
बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर कनाडा ने किया सुरक्षा देने का वादा, भारतीय राजनयिकों को लगातार धमकियां दे रहे खालिस्तानी समर्थक। बता दें, कनाडा में भारतीय राजनयिकों को धमकी देने वाले खालिस्तान समर्थक पोस्टरों के मद्देनजर स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत पूरी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराने के बावजूद कनाडा में भारत विरोधी अभियान जारी है। वैंकूवर में वाणिज्य दूतावास की इमारत के एंट्री गेट के पास भारत विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के पोस्टर को 1 अगस्त को हटा दिया गया था। कनाडा के आंतरिक सुरक्षा विभाग पब्लिक सेफ्टी कनाडा ने एक हालिया ट्वीट में कहा है कि ओटावा देश में सभी राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। विभाग ने कहा कि कनाडा में हिंसा भड़काने के लिए कोई जगह नहीं है। ट्वीट में कहा गया है कि भारतीय राजनयिकों के खिलाफ धमकियों के संबंध में एक ऑनलाइन वीडियो के प्रसार के बाद कानून प्रवर्तन को सक्रिय कर दिया गया है। कनाडाई कानून प्रवर्तन और सरकार कनाडा में सभी राजनयिक प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करना जारी रखे हुए है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले इसी तरह के पोस्टर पूरे ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में लगवाए गए थे, जिसमें निज्जर की मौत के लिए उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और वैंकूवर तथा टोरंटो में महावाणिज्य दूत को जिम्मेदार ठहराने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पिछले महीने जकार्ता में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर अपने कनाडाई समकक्ष मिलानी जोली के समक्ष भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर श्रीलंका में वायुसेना का चीनी विमान फिर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। उड़ान भरते ही 2 मिनट में हुआ क्रैश, 2 की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में वायुसेना का प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। श्रीलंका वायुसेना ने कहा कि SLAF का एक विमान सोमवार को त्रिंकोमाली में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक पायलट और एक अधिकारी की मौत हो गई। श्रीलंका वायुसेना के कमांडर एयर मार्शल उडेनी राजपक्षे ने कहा कि PT-6 विमानों का इस्तेमाल पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये PT-6 विमान चाइना ने बनाया था। इस मामले में कैप्टन दुशान विजय सिंह ने कहा कि विमान को श्रीलंका वायुसेना स्टेशन चाइना बे में हवाई परीक्षण के लिए ले जाया गया था। विमान ने सुबह 11:25 पर उड़ान भरी और 2 मिनट के बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, विमान में सवार एक पायलट और एक इंजीनियर की मौत की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीलंका वायुसेना द्वारा दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों इस खबर ने पूरे श्रीलंका को चौंका दिया है और श्रीलंका को यह रियलाइज करवा दिया है कि वायुसेना का विमान किसी भी देश का हो लेकिन चाइना का नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना का माल चाइना का ही होता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत की तरह नोटबंदी करेगा क्या पाकिस्तान? ब्लैक मनी ने शहबाज सरकार का किया जीना मुहाल। बता दें, कंगाली की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अब काले धन से परेशान है। पाकिस्तान में काला धन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सरकार के लिए इसको रोकना नामुमकिन हो चुका है। पाकिस्तान में काले धन ने एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ा कर दिया है। इस कारण पाकिस्तान में मुद्रास्फीति भी चरम पर पहुंच गई है। सरकार में शामिल कई राजनेता, शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स, सेना के जनरल, पुलिस अधिकारियों की संपत्तियां उनके आय से कई गुना ज्यादा हो चुकी हैं। ऐसे में पाकिस्तान में काले धन के खिलाफ सरकारी छापेमारी भी काम नहीं आ रही है। कड़ी कार्रवाई करने की सूरत में सरकार के ही गिरने का खतरा हो सकता है। ऐसे में किसी भी पार्टी के नेता काले धन के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में काला धन को रोकने के लिए भारत की तरह ही नोटबंदी की वकालत की जा रही है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि भारत ने बड़ी नोटों का विमुद्रीकरण उदाहरण पेश किया है। इसने शुरुआत में अर्थव्यवस्था और रोजाना खाने कमाने वालों के लिए चुनौतियां पेश की, लेकिन बाद में इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को नियंत्रण में रखा। पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि क्या 5000 रुपए के नोट को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा सकता है, जिससे नकदी की जमाखोरी को रोकने में मदद मिले। इस पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने अभी तक उदासीन रवैया ही दिखाया है। पूरे दक्षिण एशियाई देशों में सिर्फ पाकिस्तान में ही 5000 रुपए का नोट प्रचलित है। इतने बड़े मूल्य का नोट बाकी किसी भी एशियाई देश में मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर पाकिस्तान सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन लोग वकालत कर रहे हैं कि नोटबंदी होनी चाहिए। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां IMF के लोन की खातिर अमेरिका के आगे झुका पाकिस्तान। ईरान को लेकर किया ये चौंकाने वाला फैसला। जी हाँ, पाकिस्तान ने पड़ोसी देश ईरान से किफायती दर पर गैस का आयात करने के लिए अरबों रुपए की गैस पाइपलाइन परियोजना टेम्परेरी रूप से रोक दी है। मीडिया में सोमवार को आई एक खबर में ये जानकारी दी गई। ऐसा लगता है कि उसने अमेरिका के दबाव में ये कदम उठाया है, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये कदम तब उठाया गया है जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की मदद से नकदी संकट से जूझ रही अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहा है। IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज देने पर सहमति जताई है। इस परियोजना की शुरुआत में भारत पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के रूप में कल्पना की गई थी, लेकिन
लेकिन बाद में भारत इससे अलग हो गया और ये पाकिस्तान और ईरान के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना बन गई। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से पाकिस्तान को पाइपलाइन के निर्माण से रोक दिया है। डॉन अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना पूरी करने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत एक नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि वो ऐसे कुछ कारणों से ये कदम उठा रहा है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। अखबार में कहा गया है कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध जारी रहने तक इस परियोजना पर आगे बढ़ने में असमर्थता जताई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बताते हैं, जहां फिर बढ़ी तिरंगे की शान। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने वैभव तनेजा को बनाया CFO। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को नया फाइनेंस चीफ बनाया है। तनेजा अभी कंपनी में चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर है और उन्हें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अब वो जचारी किरखोरन की जगह लेंगे। किरखोरन ने 13 साल की नौकरी के बाद शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो साल के अंत तक कंपनी में बने रहेंगे। टेस्ला दुनिया के सबसे बड़े रईस एलोन मस्क की कंपनी है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बनाती है। टेस्ला भारत आने की तैयारी भी कर रही है। हाल में एलोन मस्क ने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। तनेजा टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में भी डायरेक्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वैभव तनेजा जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक और खबर आपको बताते, जहाँ चीन या भारत किस देश का बजेगा डंका, क्या कहते हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स। आपको बता दें, चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो बन गया है। इसके साथ ही भारत की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। जानकारों का कहना है कि अगले 1 दशक तक भारत में इन्वेस्टमेंट बूम देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक के एनालिस्ट का कहना है कि 2075 तक दुनिया की इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 4 गुना बढ़कर 12% हो जाएगी। तब भारत और चाइना के बीच अंतर बहुत कम रह जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका की हिस्सेदारी आज के मुकाबले आधी रह जाएगी। यानी निवेशकों के पास भारत और चाइना की बढ़ती आर्थिक ताकत से प्रॉफिट कमाने का मौका है। सवाल यह है कि दोनों में से कौन आने वाले दिनों में निवेशकों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके पास बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन भारत के पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध है और साथ में बहुत बड़ी युवा आबादी है। भारत की इकोनॉमी के 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है, जो चाइना से ज्यादा है। देश का मिडिल क्लास भी अपने जरूरतों से इतर खर्च करने को बेकरार है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू बर्गर बर्मैन में पोर्टफोलियो मैनेजर कोनराड साल्डनहा ने कहा कि दुनिया भर की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना की विकल्प खोज रहा है और इसका फायदा भारत को तगड़े पैमाने पर होगा। उन्होंने कहा कि भारत इस मौके का फायदा उठाने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यानी अब ना तो चाइना ना अमेरिका बल्कि भारत बजाएगा पूरे दुनिया में अपना डंका। बहरहाल अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। अगली खबर की और चलते हैं, जहां पाकिस्तान को भारी पड़ी चीन के साथ दोस्ती। CPEC से कैसे कर्ज के दलदल में फंस गया जिन्ना का देश। आपको बता दें, पाकिस्तान और चीन इस समय अपने 1 दशक पुराने आर्थिक सहयोग का जश्न मना रहे हैं। आज से 10 साल पहले चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर को लॉन्च किया था। CPEC को पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर कहा गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां मेगा प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान के लिए बड़ा बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद की, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से देश का खराब मैनेजमेंट और ज्यादा खराब हो गया। विशेषज्ञों की माने तो चाइना से प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाले कर्ज के कारण आज CPEC पाकिस्तान की बदहाली की वजह बन गया है। CPEC चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। CPEC को साल 2013 में $45 बिलियन से ज्यादा के निवेश के साथ लॉन्च किया गया था। आज ये प्रोजेक्ट $62 अरब का हो गया है। दोनों देशों की सरकारों के अनुसार पाकिस्तान में कम से कम $25 अरब का निवेश हो चुका है। इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान चीन इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक मुस्तफा हैदर सईद ने बताया कि यह प्रोजेक्ट इस समय पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर है। पाकिस्तानी सरकार के आंकड़ों पर अगर यकीन करें तो CPEC ने अब तक 2 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। सरकार की माने तो इसकी वजह से देश में 1400 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे और सड़कों का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ नेशनल ग्रिड को 8000 मेगावाट बिजली भी मिली है। दोस्तों, एक और खबर आपको बता दें, जहां भारत वापस नहीं आएगी अंजू। पाकिस्तान में मिला 1 साल का वीजा। नसरुल्लाह की खुशी तो देखें, अंजू को नसरुल्लाह से शादी करने के बाद पाकिस्तान में 1 साल का वीजा मिल गया है। वो 1 महीने के विजिट वीजा पर 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची थी। वीजा ना बढ़ने के हालात में उसे वापस भारत लौटना पड़ता। हालांकि नसरुल्लाह से शादी करने के बाद उसके भारत लौटने की संभावना कम जताई जा रही थी। अब दोस्तों साफ हो गया कि अंजू भारत वापस नहीं लौटेगी और पाकिस्तान में ही
नसरुल्लाह की बेगम बनकर रहेगी। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय ने अंजू का वीजा उसके दूसरे पति नसरुल्लाह की गुजारिश पर बढ़ाया है। इस बात की जानकारी नसरुल्लाह ने खुद दी है। नसरुल्लाह ने कहा कि मैं इस्लामाबाद में आंतरिक मंत्रालय में अपनी पत्नी अंजू यानी फातिमा का वीजा बढ़ाने के लिए आया था। मंत्रालय ने जो रिक्वायरमेंट्स मांगे थे उसे पूरा कर दिया गया है और अंजू को 1 साल का वीजा मिल गया है। अब अंजू को वापस भारत लौटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी पाकिस्तान में रहने की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अंजू शुरू में तो भारत लौटने की बात कह रही थी, लेकिन बाद में उसने ये कहकर इनकार कर दिया था कि उसके लिए अब भारत में कुछ नहीं बचा है। हालांकि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान लाने का दम्भ जरूर भर रही थी। अब ऐसे में दोस्तों क्या आप लोग चाहेंगे कि अंजू भारत वापस आए या बिल्कुल भी नहीं? देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या है राय। अगली खबर की बात करें, जहां ब्रिक्स में शामिल होने की कतार में खड़े यूएई और सऊदी जैसे देश अमेरिका को नहीं आ रही नींद। इस पर आखिर भारत क्या सोचता है आपको बता दें। दक्षिण अफ्रीका इस महीने के आखिर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई ग्लोबल लीडर्स हिस्सा लेंगे। 22 से 24 अगस्त तक होने वाले इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के विस्तार पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है। ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ये वैश्विक आबादी का 41%, ग्लोबल जीडीपी का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% का प्रतिनिधित्व करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही शिखर सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग नहीं जाने का फैसला ले चुके हैं। अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब सहित कई अन्य देश ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। ब्रिक्स भी अपनी सदस्यता का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। बड़ी संख्या में देशों जिनमें ज्यादातर ग्लोबल साउथ से हैं, उन्होंने इसमें शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है। आखिर इस पर भारत क्या सोचता है आपको बता दें। भारत इस समूह के इतने तेजी से विस्तार को संदेह की नजर से यानी डाउट की नजर से देख रहा है, लेकिन उसके खुले तौर पर इसका विरोध नहीं किया है। भारत ने इसका विरोध नहीं किया है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि ब्रिक्स का विस्तार सदस्य देशों के बीच पूर्ण परामर्श और सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। अगली खबर की बात करें, जहां मोदी सरकार ने दिया चाइना को तगड़ा वाला झटका तो बौखला उठा चीन का। ग्लोबल टाइम्स देने लगा अब ये नसीहत बता दें। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बीते गुरुवार को एक बड़े फैसले में लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर बैन की घोषणा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि अब इन सामानों के आयात के लिए वैध लाइसेंस लेना जरूरी है। सरकार का ये फैसला 1 नवंबर 2023 से लागू हो जाएगा। भारत के इस कदम से चीन को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत बड़ा है और लैपटॉप कंप्यूटर बेचने वाली लगभग सभी कंपनियां चाइना जैसे देशों से ही भारत को सप्लाई करती है। इस आयात प्रतिबंध से चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल बौखला गया है और उसने एक लेख में भारत के मेक इन इंडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र समझे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि जब से भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है, तब से भारत लगातार कई सामानों के आयात पर रोक लगाने और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस संरक्षणवादी नीतियां को जारी कर रहा है। चीनी अखबार ने लिखा कि फिर भी भारत की सरकार अपनी कोशिश में नाकामयाब रही है, जो दिखाता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग की समस्याओं से निपटने में असफल रहा है। इससे भारत के कारोबारी माहौल में निवेशकों का विश्वास भी कमजोर होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत ने तगड़ा झटका दिया तो चाइना बिलबिला उठा और ऐसा जवाब देने लगा है। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत का मेक इन इंडिया वास्तव में काम करने वाला है और हम अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत जरूर बनाएंगे, तो दोस्तों कमेंट में मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां शहबाज शरीफ ने दोहराया कि नवाज शरीफ ही होंगे अगले प्रधानमंत्री। इमरान पीडीआई अध्यक्ष पद से हटाए गए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। इस दौरान सोमवार को भी बयानबाजी और कार्रवाई का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर नवंबर में देश में चुनाव के बाद सत्तारूढ़ PMLN सत्ता में लौटती है तो उनके बड़े भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक और कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने उन्हें उनकी पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से भी पास। आम आदमी पार्टी को लगा तगड़ा वाला झटका। पहली परीक्षा में इंडिया गठबंधन फेल हुआ। जी हाँ, दिल्ली सर्विसेज बिल सोमवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया। इसके साथ ही एक तरफ आपको झटका लगा है, आपको यानी आम आदमी पार्टी को, वहीं इंडिया के नाम से एकजुट हुए विपक्ष के लिए भी पहली परीक्षा में ही हार की तरह है। विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की थी, हालांकि मशीन में समस्या के चलते मत विभाजन स्लिप के जरिए किया गया। बिल के पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 सदस्यों ने अपना मत दिया।
दिया। इसके बाद मत विभाजन में बिल बहुमत से पास हो गया। ये विधेयक दिल्ली में समूह ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल से जुड़े विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बिल क्यों जरूरी है इसके बारे में विस्तार से बताया। अमित शाह ने कहा कि यह बिल हम शक्ति को केंद्र में लाने के लिए नहीं बल्कि केंद्र को दी हुई शक्ति पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बीच सर्विसेज बिल विध्वनित तरीके से पारित हो गया। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी को तगड़ा वाला झटका लगा। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली है क्या सरकार, केंद्रीय मंत्री ने संसद में बताई सच्चाई। जी हाँ, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि गाय को फिलहाल राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कोई इरादा नहीं है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को संसद में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु के तौर पर मान्यता देने का इरादा नहीं रखती है। रेड्डी भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। चौधरी ने पूछा था कि क्या सरकार भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग गौमाता को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देने वाली है, जिस पर दोस्तों केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहरहाल दोस्तों, अगर हम आपसे ये सवाल पूछें तो क्या केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए या नहीं, बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी